कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक रूल्स consistent with the aforesaid provisions for the transmission of decree from court to collector and regulating the procedure of a collector and his subordinate in executing the same or retransmitting the decree from collector to कोर्ट कि जी आपका वो कहता है कि जी गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि जी कैसे आपकी डिक्री ट्रांसफर की जाएगी कलेक्टर को, और कलेक्टर जब एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है, तो उसको रिपोर्ट कैसे सबमिट करेगा कोर्ट के अंदर, वो ये बता रहा है कि प्रोसीजर बता रहा है। आगे बी में बताता है कन्फरिंग अपॉन द कलेक्टर, conferring upon the collector or any gazetted subordinate of collector all or any of the powers which the court might exercise in execution of decree in execution of decree। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि कलेक्टर को कौन सी पावर्स दी जाएंगी कि जो वो एग्जीक्यूशन के दौरान इस्तेमाल करेगा। एंड इफ एग्जीक्यूशन देयर ऑफ हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू कलेक्टर, ठीक है, कि अगर वो डिक्री कलेक्टर को ट्रांसफर ही नहीं होती, ठीक है, तो उस दौरान फिर कलेक्टर के पास क्या पावर्स होंगी, वो भी सारा कुछ आपको उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। गवर्नमेंट रूल्स पीछे हमने पढ़ा है कि जी 68 के तहत कोई भी डिक्री हम ट्रांसफर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कलेक्टर से। गवर्नमेंट क्या बताता है 68 के, गवर्नमेंट कुछ एरियाज बता सकता है, जैसे कैंट एरिया है या कोई आपका कोई दूसरा एरिया है जहाँ पे कोई प्रॉपर कोई जुरिडिक्शन नहीं बनती कोर्ट की, ठीक है, या कोई और स्पेसिफिक एरिया गवर्नमेंट बता सकती है कि ये स्पेसिफिक एरिया है, जैसे आपका लाहौर का मेन मॉडल टाउन। वो कह सकते हैं यहाँ की कोई डिक्री होगी तो उसको कलेक्टर एग्जीक्यूट करवाएगा, उसको कलेक्टर करवाएगा। तो उसका वो कहता है कि जब कलेक्टर करवाएगा तो उसमें जो कलेक्टर जब करवाएगा तो थर्ड शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस हैं वो भी अप्लाई होंगी। उसके लिए अलावा 70 में बता रहा है कि गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बना सकती है कि जी कैसे कोर्ट ने अपनी डिग्री ट्रांसफर करनी है, ट्रांसमिट करनी है कलेक्टर को, और कलेक्टर एग्जीक्यूट करके उसकी रिपोर्ट कैसे करेगा। उसके बाद वही रूल जो 70 में है वो उसमें बताएगा कि जी गवर्नमेंट जो कोर्ट जो है कलेक्टर को कौन कौन सी पावर्स देगी, कौन कौन सी पावर्स जो के इस्तेमाल कर सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। थर्ड वन बताता है द प्रोवाइडिंग द ऑर्डर मेड बाय कलेक्टर or any gazetted subordinate of collector or any gazetted subordinate collector or providing for the order made by the collector or any gazetted subordinate of collector or order made on appeal with respect to such order being subject to appeal and revision by the superior revision authorities as may be। कहता है providing for the order by the collector or any gazetted collector or order made on appeal with respect to such order being subject to appeal to or revision by superior revenue authorities as nearly as the order made by the court. Order and appeal with respect to such order would be subject to appeal and revision of appellate or revisional court under this code or any other law if decree has not been transferred to collector। कहता है कि जी वो जो रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, उन रूल्स में बताएगी कि जी कलेक्टर का ऑर्डर या कलेक्टर के ब्याह पे कोई जो काम कर रहा है जो कि सबऑर्डिनेट है कलेक्टर का, जिसको कलेक्टर आगे ट्रांसफर कर सकता है। पीछे हम बताएंगे कि कलेक्टर के पास डिक्री गई तो वो खुद भी एग्जीक्यूट कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट को भी दे सकता है कि आप एग्जीक्यूट करें। तो उस कलेक्टर के ऑर्डर्स पे, ठीक है, वो क्या क्या आपके पास रेमेडीज होंगी, वो कलेक्टर के ऑर्डर पे अपील होगी या कोई रिवीजन होगी या सुपीरियर अथॉरिटीज उस पर क्या कर सकती हैं, वो भी गवर्नमेंट उसके भी रूल्स बना सकती है।
उसके भी रूल्स बना सकती है। आगे 2 में कहता है कि जी जब आपका ये गवर्नमेंट कलेक्टर को डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी, फिर सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगी, सिविल कोर्ट फिर कुछ भी नहीं कर सकेगी, सिविल कोर्ट फिर कुछ भी नहीं कर सकेगी। कहता है अ पावर कन्फर्ड बाय रूल्स मेड अंडर सबसेक्शन 1 अपॉन कलेक्टर आर गजेटेड सबऑर्डिनेट कलेक्टर or upon any appellate or revenue authority shall not bar the exercise by court shall not be exercisable by court or by court and exercise of appellate or revenue jurisdiction with is respect to decree or order of court कि जब आपकी पावर्स आ जाती हैं कलेक्टर के पास, ठीक है, कलेक्टर जो कोई पावर इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो आपकी कोर्ट एक्सरसाइज वो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब जब उसके पास पावर कलेक्टर के पास आ जाएंगी, फिर कोर्ट उसकी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। आगे कहता है कि जी जब कलेक्टर के पास डिग्री आ जाएगी तो यही समझाया जाएगा कि कलेक्टर जो है वो जज है, वो जज है, वो एज ए जज काम कर रहा है, वो एज ए जज काम कर रहा है। कहता है कि in executing a decree transfer to collector under 68 the collector and his subordinate shall be deemed to be acting judicially। ठीक है, वो कहता है कि जी जब डिग्री ट्रांसफर की जाएगी 68 के अंदर उसको, तो कलेक्टर या कोई उसका सबऑर्डिनेट जिसको डिग्री ट्रांसफर की गई है, ये समझा जाएगा कि वो एज ए जज काम कर रहा है, एज ए जज वो काम कर रहा है। आगे जी वेयर कोर्ट में अथॉराइज कलेक्टर टू स्टे पब्लिक सेल फॉर ऑफ लैंड, स्टे सेल ऑफ लैंड। कहता है वेयर in any local area no declaration under 60 is in force in 60 is in it is enforced the property attached consist of land या share in land। ठीक है, कहता है कि जो where any area in which no declaration under 68 in force of property attached consist of land या 60 land the collector represent the court that public sale of land is share is objectionable, public share is land and objectionable। simply court authorize the collector to stay public 68 है जी आपका 68 में ऑर्डर करता है कि जी गवर्नमेंट उसको दे सकती है, जब जो है आपका कोई ऑफिशियल गजर में दे सकती है कि जी ये कैंट एरिया लाहौर का कैंट एरिया है, इसकी कोई जुरिस्डिक्शन है, वो डिग्री कौन एग्जीक्यूट कराएगा, वो आपका कलेक्टर कराएगा। या कोई और एरिया का कह देती है कोर्ट कि वो डिग्री कौन एग्जीक्यूट कराएगा, कलेक्टर कराएगा। जब ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है तो फिर क्या होगा, वो आगे कहता है जी ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ है तो उस सूरत में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर कोर्ट कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर वही डिग्री भेजेगा कोर्ट के पास, कोर्ट उस कलेक्टर मैटर को सॉल्व करेगी, सॉल्व करके फिर डिग्री कलेक्टर को देगी और कलेक्टर उसको एग्जीक्यूट कराएगा, ये बताया गया। कहता है वेयर एनी लोकल एरिया इन विच नो डिक्लेरेशन अंडर 68 इज इन फोर्स द प्रॉपर्टी अटैच टू लैंड लैंड इन फोर्स। अब वो कह रहा है कि जी 68 इन फोर्स नहीं है, सिंपली आप ये जेन में यही रखें कि जी आप कलेक्टर प्रॉपर्टी किसके पास आ गई है, कलेक्टर के पास, और कलेक्टर ही एग्जीक्यूट कर रहा है,
ठीक है। कलेक्टर उसको उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी वो जिस प्रॉपर्टी पे वो एग्जीक्यूशन होनी है। और वो लैंड कौन सी है, वो लैंड वो जो प्रॉपर्टी अटैच है वो लैंड है और या लैंड में से कुछ हिस्सा है। एंड कलेक्टर रिप्रेजेंट टू द कोर्ट, कोर्ट यही है कि मतलब कलेक्टर ये समझा जाएगा जैसे कलेक्टर है। द पब्लिक सेल ऑफ लैंड या शेयर इज ऑब्जेक्शनेबल। अब कोई पब्लिक सेल है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन कौन डिक्लेयर करती है, वो कोर्ट करती है। डेक्लेरेटरी डिग्री कौन देती है, हमेशा कोर्ट देती है। डेक्लेरेटरी डिग्री कोर्ट दे सकती है, कलेक्टर नहीं दे सकता। कलेक्टर का काम नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करे। ठीक हो गया। एंड दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री मे बी वेड विद in a reasonable period of temporary alienation of the land or share. The court may authorize the collector to provide such satisfaction in manner recommended by him instead of proceeding the sale or land and share. आगे कहता है the court may authorize the collector to provide such satisfaction एज द मैनर रिकमेंडेड बाई हिम। तो कोर्ट उनको बता सकता है कि जी आपने इस कोर्ट की डिग्री ऐसे करनी है जो कि कोर्ट उसको बताएगी कि जी ये इस तरह आप कर सकते हैं। या इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग द सेल ऑफ लैंड, कि कोर्ट कह सके कि जी इस प्रॉपर्टी को आप सेल ना करें, इस प्रॉपर्टी को आप सेल ना करें, इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे एग्जीक्यूट कराएं जो कोर्ट अब उसको रूल्स बताएगी, सेल का तरीका नहीं बताएगी। आगे कहता है इन एवरी केस the provision of section 69 or 69 or 61 and any rule made in pursuance thereof shall applies so far as they are applicable। कि कहता है कि अगर कोई ऐसी कोई दोबारा मतलब कोर्ट के पास डिक्री आ जाती है या गवर्नमेंट कलेक्टर को कोई पावर्स दी जाती हैं, तो वहाँ पे 60 से 69 से 71 तक रूल्स अप्लाई होंगे। 69 में क्या है कि वो जो शेड्यूल में बताया गया वो सारे अप्लाई होंगे। उसके बाद 70 क्या है कि 70 में उसको मतलब दोबारा वो जो है 69 में बताया गया कि डिग्री ट्रांसफर की जाएगी कलेक्टर को। कलेक्टर जब एग्जीक्यूट कर देगा दोबारा रिपोर्ट करेगा कोर्ट को, ये वो बता रहा है। और कलेक्टर जो है वो अपने किसी सब ऑर्डिनेट से भी करवा सकता है। उसके बाद 61 में क्या था, 61 में था कि जब कलेक्टर के पास आएगा तो वो आपकी को यही समझा जाएगा कि वो कलेक्टर एज ए जज काम कर रहा है। ये है आपका 72 में तो सिंपली वो कह रहा है कि जी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि जी इस एरिया की जो प्रॉपर्टी है वो को एग्जीक्यूट करवाएगी आपकी कोर्ट, वो एग्जीक्यूट करवाएगी आपकी मतलब कलेक्टर। ठीक है, वो एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, वो आपका कलेक्टर एग्जीक्यूट करवाएगा, वो बता सकता है। और जब कलेक्टर को बनवा कराएगा तो उसके रूल्स भी बताएगा कि कैसे भेजा जाएगा। और जब कलेक्टर के पास आ जाएगी तो ये समझा जाएगा कि कलेक्टर एज जज काम कर रहा है। अब देखें, अब 61 63 के डिक्री है, डिक्री में एक डिक्री है और उसकी मतलब एक प्रॉपर्टी है, उसमें जजमेंट डेटर कितनी है, 10 है। जजमेंट डेटर कितनी है, 10 है। तो वो डिक्री कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, वो डिक्री कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, उसका तरीकेकार 63 में बताया गया। थ्री में बताया गया। अब देखें, ये अदील अहमद के अगेंस्ट डिक्री आ गई है। ठीक है, क्या है जी, अदील डिक्री अगेंस्ट अदील अहमद, या अदील अहमद नहीं है तो अब हम कह लें कि जी अयाज साहब। ठीक है, अयाज साहब के अगेंस्ट डिक्री आ गई है। ठीक हो गया। डिक्री किसकी है, डिक्री एक ले लिया मैडम अक्सा ने, मैडम नाला ने, मैडम शाजिया ने, ये डिक्री ले ली है। और जो अयाज साहब हैं उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, अयाज साहब के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है और उस एकड़ की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। एक उस एकड़ की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। तो
अब जो डिक्री है वो 25 लाख की है, तो कैसे तकसीम की जाएगी वो ये बता रहा है। वो कैसे तकसीम की जाएगी वो ये बता रहा है कि जी डिक्री तो मैडम अक्सा के पास भी है, मैडम नाला के पास भी है, मैडम शाजिया के अगेंस्ट भी के पास भी है, और टोटल 1 एकड़ जमीन है उसको, और जमीन है ही नहीं। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके लिए वो कहते हैं कि जी रेट एबली, ठीक है, वो वर्ड इस्तेमाल करता है, वो आपका वर्ड इस्तेमाल करता है रेट एबली। रेट एबली का मतलब है क्या है जी, बाय रेशो। क्या? बाय, ये ऐड कर लेते हैं इसको, वो बाय रेशो। ठीक हो गया? ये है कि कैसे की जाएगी, बाय, इसको कहते हैं रेशो, बाय रेशो। ठीक है, इसकी मैं आपको सिंपल आपको बता देता हूँ कि सपोज सपोज के टोटल प्रॉपर्टी है 10 रुपए की। ठीक हो गया? टोटल प्रॉपर्टी है 10 रुपए की, और जो मिस अक्सा है उनकी डिग्री है, सपोज के मिस अक्सा की डिग्री है 5 रुपए की। इसी तरह मिस नायला की डिग्री है मिस नायला, ठीक है, उनकी डिग्री है 7 रुपए की। इसी तरह आपकी जो मिस शाजिया है उसकी डिग्री है, मिस शाजिया की डिग्री है 3 रुपए की। तो ये ऐसे तकसीम किया जाएगा कि जी इनके टोटल शेयर बनाए जाएंगे, सपोज के ये ऐसे कह लो कि ये वो 2 रुपए कह लो, ठीक है। तो इनको इनके शेयर 10 रुपए में से जितनी शेयर 2% मिस अक्सा को दिया जाएगा, 7% मिस नायला को दिया जाएगा, 3% मिस शाजिया को दिया जाएगा, इन 10 रुपए में से टोटल 10 रुपए तकसीम होंगे। ठीक है, टोटल 10 रुपए तकसीम होंगे। यहाँ पे कितनी बनती है, ये सपोज के कह लो कि इधर बनते हैं इनके कितनी, ये बनते हैं 12 और 15 पे बनते हैं। ठीक है, ये कितनी बनते हैं, 15 पे बनते हैं। तो 15 पे 15 को इनको इनके शेयर किए जाएंगे, 10 रुपए के शेयर के शेयर किए जाएंगे 15, और 15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे ये इसको 15 पे तकसीम करेंगे। ये बड़ा आपको थोड़ा हॉर्न हो गई है कि जी कैसे करते हैं, इसको 10 को तकसीम करेंगे 15 पे तो एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो हिसाब किताब आता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे देंगे, ये ऐसे देंगे, सपोज कि मैं आपको 10, चले आपको समझ तो आ गई है, थोड़ा हो हार्ड होगी, आगे हम क्या करें कि जितनी जितनी किसी का शेयर बनेगा उतनी दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जैसे दो शेयर बेटे के 2 शेयर और एक शेयर बेटी का, 8वां हिस्सा माँ का, छठा हिस्सा बीवी का, तो ये तरीकेकार अडॉप्ट किया जाता है। ये यहाँ पे भी वही होगा। ठीक हो गया, जितनी प्रॉपर्टी होगी उसमें जितनी जिसका शेयर होगा, ऐसा उतनी उतनी दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जी ये 10 रुपए है तो पहले 10 रुपए है तो पहले 5 मिस अक्सा ले जाए, उसके बाद ये इसके साथ बनते हैं तो पहले फिर बाकी जो 5 है मिस नायला ले जाए, और पीछे मिस शाजिया को कुछ मिले ही ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3% मिस शाजिया को दिया जाएगा, 5% मिस नायला को दिया जाएगा, और 7% उसके मिस नाला को दिया जाएगा। इस 10 रुपए के 15 हिस्से किए जाएंगे, 5 हिस्से मिस नाला के, 3 हिस्से मिस शाजिया के, और 7 हिस्से मिस नाला के, 5 हिस्से अक्सा के। ये आपको तरीकेकार होगा। ठीक हो गया? इसको हम ऐसे कह लें कि 10 तकसीम 15 इज इक्वल टू फलां फलां
या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5, जो भी आ जाएगा इसका होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपका इसका आ जाएगा 17। इसी तरह आपका आ जाएगा मिस शाजिया का, मिस शाजिया का शेयर ये होगा, ये इनके शेयर आ जाएंगे उस प्रॉपर्टी में से। चलें जी, मजीद हम इसको मजीद पढ़ते हैं कि जी 73 कहता क्या है। 73 कहता क्या है? कहता है वेयर where the assets are held by the court and more person than one have before the receipt of such assets made application to the court the execution of decree for the payment of money passed against the same judgment debtor। सेम जजमेंट डेटर, सेम जजमेंट डेटर कौन है? यहाँ पे अयाज साहब। और अयाज साहब का एसेट किसके पास है? 1 एकड़ कोर्ट के पास है। और जो बाकी हैं ये मिस नाइला, मिस शाजिया, मिस अक्सा, इन्होंने कोर्ट में अपनी एग्जीक्यूशन फाइल की हुई है, इन्होंने डिक्री ली हुई है और इन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन फाइल की हुई है। ठीक हो गया। और इनकी जो डिक्री है मिस मिस नाइला, मिस और दूसरी शाजिया एंड अक्सा, इनकी डिक्री अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई। मतलब जो इनके पैसे हैं जो भी है वो इनको नहीं मिला, इनकी डिक्री अभी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो कोर्ट क्या करेगी? इतने लोग आ गए तो कोर्ट क्या करेगी? एंड हैव द ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन देयरऑफ, और उनकी डिक्री सेटिस्फाई नहीं हुई। द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का बेहतरीन मैडम का मैसेज आया कि क्लास कल चलें। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है जी? कास्ट आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब एसेट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन हमें कहाँ से पता चलती है? रियलाइजेशन क्या होती है? रियलाइजेशन का हमें बेहतरीन कंसेप्ट मिलता है वो इंसॉल्वेंसी एक्ट से। कहाँ से? इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट है आपका कास्ट, कास्ट ऑफ रियलाइजेशन, कास्ट ऑफ रियलाइजेशन। अब इंसॉल्वेंसी एक्ट पंजाब है, पंजाब इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 का है, 1920 का है इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है। उसमें कहता है कि जी जब एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्रेडिटर्स, सपोज के अदील अहमद ने लोगों के पैसे देने थे, अदील अहमद ने बैंक से 1 करोड़ रुपए लिया, बाकियों से लिया, मिस नायला से भी 50 लाख लिए, मिस अक्सर भी 50 लाख लिए। अब वो वापस नहीं कर रहा, वो कहता है जी मेरे पास कुछ है ही भी नहीं। तो ये क्या करेंगी? ये कोर्ट के पास चली जाएंगी या कहेंगे इंसॉल्वेंसी प्रेसिडेंट अडॉप्ट कर देंगे कि जी इनके पास से हमने पैसे लेने हैं और दें। या वो अदील अहमद खुद भी जा सकता है, ये क्रेडिटर्स भी जा सकते हैं। तो कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करेगी। क्या करेगी? अपॉइंट, रिसीवर अपॉइंट करेगी। कोर्ट अपॉइंट इंटरम रिसीवर इसको कहते हैं, मेरा ख्याल सेक्शन 21 के तहत है। कोर्ट अपॉइंट रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट करेगी। ठीक हो गया। रिसीवर का काम क्या होगा? रिसीवर का काम होगा कि जी ये जो अदील अहमद है, इन्होंने इतनी इतने लोगों से पैसे लिया है, इनके खिलाफ एप्लीकेशन आ गई कि इन्होंने 1 करोड़ देना है, तो कोर्ट क्या रिसीवर अपॉइंट करेगी। तो कोर्ट ने इसकी प्रॉपर्टी देखनी है कि कहाँ कहाँ पे पड़ी है, इसकी टोटल छानबीन करनी है। किसने? रिसीवर ने। ठीक है। रिसीवर रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी
ऑफ वो इंस्टॉलमेंट, पिटिशनर कह लो, इंस्टॉलमेंट जो भी होता है, कोई भी चाह सकते हैं और दूसरे भी चाह सकते हैं इंस्टॉलमेंट, सॉल्वेंट। और रिसीवर रियलाइज करती है, रियलाइज का मतलब कि वो छानबीन करेगी कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे पड़ी है, इसकी प्रॉपर्टी मुल्तान में है, इसकी प्रॉपर्टी लंदन में है, इसकी प्रॉपर्टी दुबई में है, और बावलपुर में है, पिशावर में है, क्वेटा में है, कहाँ पे है। तो इस पे जो रियलाइजेशन होती है, कास्ट रियलाइजेशन पे उसको मिलते हैं 2 रुपए, 2%। रियलाइजेशन जो होती है वो 2% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी रियलाइज के। वो सपोज के अदील अहमद ये रिसीवर जो है, रिसीवर ने प्रॉपर्टी रियलाइज किया है सपोज के 1 लाख की, कि उसने देखा है उसको मिली है 1 लाख की प्रॉपर्टी, तो इस पे रिसीवर को 2% खर्चा 2% दिया जाएगा। ठीक है, इस पर 2% दिया जाएगा, 2%। 2% मतलब इसका दो 2,000 रुपये ये कास्ट होगी रियलाइजेशन की, ये कास्ट होगी रियलाइजेशन की। आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या है, वो आपका होगी वो 3% होती है। वही 1 लाख रुपया रेटेबली, ये भी रेटेबली होती है, ये तक 3% ये दिया जाएगा आपका उस पे, सॉरी, ये 3% उसको दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पे। कि अदील अहमद इंस्टॉलमेंट कौन था, इंस्टॉलमेंट था, उसके अगेंस्ट कर्जा था 22 लाख का। ठीक है क्या, ये कितनी है, 22 लाख का। ठीक हो गया, 22 लाख का कर्जा था, और उसकी प्रॉपर्टी मिली है 1 लाख की। ठीक है, लोन उसका लोन कितनी था, 22 लाख का, और उसकी प्रॉपर्टी मिली है सिर्फ 1 लाख की। ठीक हो गया, और इसमें क्रेडिटर कितनी है, उसके क्रेडिटर्स हैं सपोज के क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सपोज क्रेडिटर्स हैं 100, उसके 100 पर्सनल लेने वाले। ठीक है, किसी ने 1,000 लेना है, किसी ने 2,000 लेना है, किसी ने 50 लाख, किसी ने ये भी, मतलब जितनी भी हैं, फिर उनको दरमियान ये रियलाइजेशन का हुआ 1 लाख रुपया, तो उनके उन 100 जो कर्जदार होंगे उनको मतलब जो कर्ज लेने वाले होंगे, कर्ज लेने वाले उन 100 को 1 लाख रुपया तकसीम किया जाएगा, और उनके शेयर के मुताबिक, कि मतलब जितनी ज्यादा लेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, जो मैंने आपको पीछे बताया भी है। तो कास्ट ऑफ रियलाइजेशन का पता चल गया कि जी उसकी कास्ट रियलाइजेशन के बाद कि जी कितनी कितनी किसी की कास्ट बनती है और उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उस कास्ट के बाद शैल बी रेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पर्संस। सिंपली कि अदील अहमद के खिलाफ एग्जीक्यूशन के लिए आ जाती हैं, ये तीनों मैडम्स आ जाती हैं और ये अपना अपना क्लेम बताती हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉपर्टी रेटेबली डिस्क्लेम की जाएगी। सपोज के उनका उनकी जो एक एकड़ वैल्यू 20 लाख है, और ये तीनों आ जाते हैं, कास्ट ऑफ रियलाइजेशन निकाल के बाकी जो होगी उनके शेयर के मुताबिक इनको सेल कर दी जाएगी, बाकी इनको शेयर के मुताबिक सेल कर दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे कहता है ये तो जनरल रूल था, ये जनरल रूल था कि जो प्रॉपर्टी होगी वो उनको सेल किया जाएगा, उनको सेल किया जाएगा, सेल करके और जो लोग होंगे उनमें दे दी जाएगी। ठीक हो गया, उनमें सेल कर दी जाएगी। यार अच्छा, उसमें कहता है जी वेयर
any person, any property is sold subject to mortgage or charge. अब वो प्रॉपर्टी है, वो जो 1 एकड़ अदील अहमद का था वो उन्होंने ऑलरेडी मॉर्गेज पे दिया हुआ था, या साहब का 1 एकड़ है, उन्होंने ऑलरेडी मॉर्गेज पे दिया था शुएब साहब को, शुएब साहब से पैसे लिए हुए थे, अब उस पर चार्ज होना है, ठीक है, चार्ज लगेगा। उस पर कोई मॉर्गेज है, कोई चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज मतलब जो इनकम्बरेंस होगा उनका कोई राइट नहीं होगा, ठीक है। कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी इज सोल्ड सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज, उस प्रॉपर्टी जो कि अयाज साहब का 1 एकड़ है, उस पे उन्होंने पहले 2 लाख लिया हुआ था शुएब साहब से कि जी 2 लाख लेके उनको रैन पे दिया हुआ था, अब 2 लाख पे होंगे तो फिर ही होगी, ठीक है, या उस पर कोई और कोई चार्ज है, कोई रेटेबिलिटी है, मतलब कोई चार्ज है, दी मॉर्गेजी आर इनकम्प्रेसर। एक सेकेंड, मैडम की कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन लूँ। चले, वो कहता है कि जी ऐसी कोई प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो उस पे मॉर्गेजर या इनकम्बरेंसर का शैल नॉट एंटाइटल टू शेयर इन एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सच सेल, कि उस प्रॉपर्टी से कोई सरप्लस हो जाए, कोई चीज बच जाती है, ठीक है, तो वो मॉर्गेजर या इनकम्बरेंसर को नहीं दी जाएगी, मतलब जो मॉर्गेज ही होगा, जिसके जो लाइन पे दिया था उसने 2 लाख लेना था, उसको नहीं दिया जाएगा, या इनकम्बरेंसर उसको नहीं दिया जाएगा, ये वो बता रहा है, ये वो बता रहा है। एक सेकंड, चले आगे, कहता है वेयर, मतलब सरप्लस से मुराद ये सर होता है। मुझे ये समझ नहीं आया, सरप्लस क्या जी जी, होगा? सरप्लस मैडम देखें कि पीछे हम एग्जांपल ले लिया है, सरप्लस जो चीज बच जाती है, जो बच जाती है, सपोज के एक डिक्री हुई है 3 लोगों की है 25 लाख की, ठीक हो गया, और एयाज साहब का एक सेल होता है 30 लाख का, ठीक हो गया, तो इसमें 5 लाख क्या होगा, 5 लाख क्या होगा, वो सरप्लस होगा, 5 लाख सरप्लस होगा, ठीक हो गया, ये बकाया बच गया 5 लाख, तो ये क्या होगा, ये अमाउंट सरप्लस होगी, ठीक हो गया, उसमें वो कहता है कि फिर वो उनका कोई इंटाइटल नहीं होगा, वो राइट नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई सरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सच सेल, के वो प्रॉपर्टी सेल होती है, जो उनकी डिग्रियां होती हैं वो सारे उन सबको पैसे मिल जाते हैं, फिर कुछ बचता है तो उस पे इनकम्प्रेसर या मोर्गेजी को कोई हक नहीं होगा, उनका कोई हक नहीं होगा, ठीक हो गया। आगे कहता है जी where any property liable to be sold in execution of decree is subject to mortgage or charge, the court may, with the consent of mortgager, order that property be sold from free from mortgage or charge, giving the mortgagee or charge same interest and proceed as he had in
प्रॉपर्टी सोल्ड। कहता है कि आगे को बात करता है कि जी अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कोई जो कि चार्ज मॉर्गेज है और वो आपकी प्रॉपर्टी उस पर कोई चार्ज है या मॉर्गेज है, उसको कोर्ट उतनी देर तक सेल नहीं कर सकती जब तक वो मॉर्गेजर या इनकम्प्रेंसर इजाजत ना दे दे। इनकम्प्रेसर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई मतलब लाइबिलिटी बनती है, जो उसने कोई पेमेंट लेनी हो उस जमीन से बस, तो उनकी इजाजत लाजमी होगी, उनकी इजाजत लाजमी होगी।